Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 5 मार्च 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ऑस्ट्रेलिया को। कहोगे वापस से देखना है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो इसको हमने मैप में देखा था। देखो आज फिर से यहाँ पर इसको कवर करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश बन चुका है जो कि लगातार न्यूज़ में आ रहा है और आने वाले समय में क्वाड की वजह से ये और भी अक्सर न्यूज़ में आने वाला है। तो पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया को लेकर, इसकी लोकेशन को लेकर आपसे सवाल बन जाए, तो इसको अच्छे से मैप में देखना है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सवाल पूछते हैं कि हमें मैप में देखना क्या क्या होता है, तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ और उस चीज़ों को ध्यान में रखना। और उसके साथ में जैसे हर रोज़ मैं आपको एक मैप का क्वेश्चन देता हूँ ना, तो जो चीज़ आज मैं बताऊँगा उसी को इम्प्लीमेंट करके उन्हीं चीज़ों को अच्छे से मैप में देखकर आपको रोज़ाना कमेंट सेक्शन में उतनी इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। जैसे मैंने आज क्वेश्चन पूछा आपसे ऑस्ट्रेलिया को लेकर, तो आप मैप को ओपन करोगे, कोई सा भी मैप ओपन कर सकते हो, आपका डिजिटल मैप भी हो सकता है या फिर आप अगर एटलस वगैरह यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया को देखने के लिए उसको ओपन कर सकते हो। तो मैप में देखने के बाद पहली चीज़ तो इस देश की कैपिटल क्या है, ठीक है, कैपिटल कहाँ है वो देखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, इसके आसपास कौन कौन से आइलैंड्स हैं, है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया खुद एक आइलैंड कंट्री है, तो इसके आसपास कौन कौन से आइलैंड हैं, इसको फटाफट यहाँ पर देखना। तीसरी चीज़ यहाँ पर देखनी है कि इस देश के आसपास कौन कौन से देश हैं जो कि इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर कर रहे हैं, वो यहाँ पर देखना है। अगर मान लो यहाँ पर जैसे मैंने बोला एक ये आइलैंड कंट्री है, तो आप कहोगे इसके साथ कोई देश तो होगा नहीं क्योंकि समुद्र के बीचों बीच है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है मैरीटाइम बॉर्डर्स को लेकर, यानी कि इसके आसपास छोटे छोटे और भी आइलैंड कंट्रीज़ होंगी, है ना, जो कि समुद्र वाला बॉर्डर शेयर कर रही होंगी। तो ऐसे सवाल बन सकता है कि यहाँ जो मैरीटाइम बॉर्डर्स है वो यहाँ पर कौन कौन से देश इसके साथ में शेयर करते हैं, तो ये चीज़ आपको देखनी है। अगर वो देश लैंडलॉक है, यानी कि उसके आसपास यहाँ पर देश हैं, तो फिर आप उन कंट्रीज़ का नाम ध्यान रखोगे, नहीं तो फिर आपको मैरीटाइम बॉर्डर्स का ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ऐसे भी सवाल बनते हैं। ये तीन चीज़ें देखनी हो गई। फिर उसके बाद में चौथी चीज़ जो हम लोग को मैप में देखनी होती है ना, वो उस देश का, जो भी देश चर्चा में है वहाँ का जोग्राफिकल फीचर मतलब वहाँ की मेजर नदियाँ, मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ, उसमें से कुछ ऐसी नदियाँ को देख लो जो कि अक्सर चर्चा में रहे हों, या फिर आसपास अभी जैसे मान लो कुछ समय पहले कोई रिवर न्यूज़ में है और वो उस देश में, तो उस रिवर को अच्छे से देख लिया करो। फिर मेजर रिवर के बाद में एक और पॉइंट देखने को मिलता है, वो है हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि उस देश में एक हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि जो एक पीक वाला रीजन है, सबसे ऊंचाई वाला जो रीजन है वो कौन सा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की मेजर रिवर्स मुझे कुछ याद है, वहाँ पर आपको एक डार्लिंग रिवर देखने को मिलेगी, देन उसके बाद में मुर्रे रिवर आपको देखने को मिलेगी, ऐसे और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में देखनी होगी जब भी मैं आपको कोई भी प्लेस मैप में देखने के लिए बोलता हूँ। इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो डेली बेसिस पर और उसको नीचे कमेंट सेक्शन में आकर लिख दो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर में, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों को ऐसे फॉलो करोगे तो, खासकर प्लेसेस एंड न्यूज़ को। चलो अब आते हैं हम लोग प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको पता है डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो आज का क्वेश्चन पूछा गया था 2015 वाले साल में। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक फंड इनिशिएटिव के बारे में चर्चा की गई है। आपको पता है ना कि मान लो कोई एक पर्पज़ है, उस पर्पज़ के लिए एक फ़ंड बना दिया जाता है, उस फंड को मैनेज करने के लिए एक बॉडी बना दी जाती है। तो उसी प्रकार का सवाल यहाँ पर है। सवाल यह है कि जो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप है, ठीक है, एक फंड इनिशिएटिव बनाया सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप के लिए। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, इसको कौन मैनेज करता है, इस फंड को कौन मैनेज करता है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो उसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। आज का जो थंबनेल वाला आर्टिकल है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है।
उसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। वहीं पर आपको बताऊंगा चैट जीपीटी के बारे में। वैसे चैट जीपीटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप कई बार इन वीडियोस के माध्यम से पढ़ चुके हो। मैंने 4-5 बार उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। बट आज कुछ हटकर न्यूज़ है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो चैट जीपीटी है ना, वो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में फेल हो चुका है। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब आगे समझेंगे। उससे पहले पेज नंबर 1 पर एक आध और छोटी छोटी न्यूज़ है, फटाफट उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर बोला ये जा रहा है पिछले कुछ समय में ना बहुत तेज़ी से फ्लू फैला हमारे देश में। बहुत सारे लोग यहाँ पर बीमार पड़े, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जुकाम हुआ, बुखार हुआ, तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स यहाँ पे बढ़ गए, ये देखने को मिल रहा था। तो अब यहाँ पे आईसीएमआर, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने ये बोला कि जो लोगों को जो फ्लू हो रहा है ना, ज़्यादातर जो ये कफ, फीवर, ये जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो एक वायरस से लिंक है। और उस वायरस का यहाँ पर नाम दिया गया है, उसका नाम है इन्फ्लुएंजा ए H3N2 वायरस। तो ये बात यहाँ पर रिसेंटली बोली गई है, इसी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में। इसके अलावा इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिसेंटली देश भर में जो ज़्यादातर खांसी के, बुखार के जो केसेस निकल कर आए हैं वो इस वायरस की वजह से निकल कर आए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर में कुछ चीज़ें बताई गई कि हमें अभी क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी भी ना ऐसे खांसी, बुखार, जुकाम के केसेस का जो डर है वो बना हुआ है और ये केसेस लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आईसीएमआर ने बोला है कि बिल्कुल मास्क पहनना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से डैमेज होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे ये वायरसेस हैं जो कि जैसे कफ वगैरह हो गया, खांसी वगैरह हो गया, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते रहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अगर आप मास्क का यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। फिर उसके बाद में सिम्टम्स बताए गए कि इस वायरस के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है। लक्षण में यहाँ पर देखने को मिल रहा है बुखार है, उसके बाद में कफ हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो नाक बह रही है, या फिर बॉडी में दर्द है, नौसिया है, वॉमिटिंग है, या डायरिया हो रहा है। तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आईसीएमआर बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो लगातार हाथ धो, मास्क का इस्तेमाल करो, प्लस यहाँ पे भीड़ में जाने से बचो, और अपना जो नाक है या आँख है उसको बार बार टच मत करो, क्योंकि हाथ में काफ़ी बार हम कुछ चीज़ें टच कर देते हैं तो जर्म्स लग जाते हैं। तो यहाँ पे आँखों में उंगली मारना या नाक पर उंगली मारना, तो इससे यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हो वो जो जर्म्स हैं वो आपके बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद बताया गया है पैरासीटामोल आप ले सकते हो, पैरासीटामोल का यूज़ कर सकते हो, या बुखार हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है ना, तो उसके लिए यहाँ पे आप कुछ जो दवाइयाँ हैं वो यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें करनी है जो डू हैं। अब डोंट क्या है, मतलब जो बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ होता क्या है कि आजकल ना बहुत सारे लोग जब बीमार पड़ते हैं, बुखार वगैरह होता है, तो तुरंत एंटीबायोटिक्स को पकड़ते हैं, ठीक है, लेकिन बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन से, डॉक्टर से कोई बातचीत करी नहीं और ऐसे यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर लिया। ये बहुत ख़तरनाक है। कहोगे क्यों खतरनाक है? एंटीबायोटिक तो सही है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर में बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। लेकिन आपको पता होगा ना, हमने एक चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कि जब भी आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हो और एक गलत लेवल पर यूज़ कर रहे हो या अधिक मात्रा में यहाँ पे यूज़ कर लिया है, तो कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी होने के चांसेस हैं। और ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है। ये एक ऐसी सिचुएशन है, अगर कोई भी पर्सन इस सिचुएशन में पहुँचता है ना, तो उसकी बॉडी पर आने वाले समय में एंटीबायोटिक्स भी जो वर्क है वो नहीं कर पाता। उसके बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो पहली बात तो जब भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जा रहा है तो डॉक्टर के साथ में कंसल्ट किया जाए, डॉक्टर से बात की जाए उसके बाद में। प्लस दूसरा बात बोला गया जो नहीं करो वो यहाँ पर हाथ वगैरह ना मिलाओ, ठीक है ना। आजकल हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा मिलाया जाता है, तो उस चीज़ को अभी के समय पर रोक दो, क्योंकि ये फ्लू अलर्ट बना हुआ है और आने वाले समय पर एक बड़े लेवल पर यह बढ़ सकता है अगर हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब कौन से वायरस की वजह से हो रहा है? इन्फ्लुएंजा ए H3N2 वायरस की वजह से। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये जो आर्टिकल है क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। फ्रंट पेज पर ही एक और आर्टिकल आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ये वाला। इस आर्टिकल में आने वाले समय पर कुछ चर्चा हो सकती है, बट अभी कुछ खास जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है ना रोज़ाना के बेसिस पर आपको, वैसे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पहले वाले आर्टिकल में भी नहीं थी, ठीक है। तो बात यहाँ पर क्या की जा रही है, आपको यहाँ पर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस के बारे में पता होगा, है ना। 2019 में यहाँ पर क्या होता है, नवंबर 2019 की बात है, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, इन्होंने यहाँ पर परमिशन दे दी थी कि जो है उस एरिया पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, टेम्पल का मंदिर बनाया जाएगा अयोध्या के अंदर में, है ना। लेकिन आपको पता होगा अयोध्या के अंदर मंदिर बनाने की बात के साथ साथ कुछ जो ज़मीन है ना वो अलोकेट कर दी गई थी अलग से मस्जिद के लिए।
मस्जिद को बनाने के लिए भी यहाँ पर कुछ ज़मीन दी गई थी। तो उसी ज़मीन के ऊपर मस्जिद बनाने का जो अप्रूवल है वो अभी दे दिया गया है। तो वो चीज़ इस आर्टिकल में कवर की गई है। ठीक है, तो एक आर्टिस्ट का इम्प्रेशन है कुछ इस प्रकार का, जो ये मॉस्क है वो बनाया जाएगा धनीपुर के अंदर में। तो ये यहाँ पर एक इम्प्रेशन सा रिलीज़ किया गया है। बोला ये जा रहा है जो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, इन्होंने फ्राइडे में यानी कि परसों की बात है एक अप्रूवल दिया है कि बिल्कुल इस प्रकार का जो मॉस्क है वो बनाया जाएगा धनीपुर के अंदर में। ठीक है, ये उस केस में डिसाइड हो गया था, राम जन्मभूमि केस के अंदर में ही, जब यहाँ पर अयोध्या के अंदर टेम्पल बनाने का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो आया था। तो उसके साथ साथ कुछ ज़मीन यहाँ पर अलग से मॉस्क बनाने के लिए भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई थी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो वो जो ज़मीन थी लगभग 5 एकड़ का जो प्लॉट था वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया गया था अयोध्या के अंदर में। किसको? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को, ताकि वो यहाँ पर मॉस्क बना सकें। ठीक है, तो ये जो वक्फ बोर्ड है इन्होंने बाद में क्या किया, एक कह सकते हो फाउंडेशन बनाया जिसका नाम था IICF यानी कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन ने यहाँ पर एक पर्पज़ रखा कि हम इस जो ये 5 एकड़ का प्लॉट मिला है ना, इसके ऊपर एक मस्जिद बनाएंगे, एक मॉस्क को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका नाम होगा मस्जिद ए अयोध्या। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो उसको एग्जीक्यूट करने की जो चीज़ें हैं वो आज के समय पर शुरू हो चुकी हैं। इसी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे इस आर्टिकल की हेडिंग भी दी गई है 3 years लेटर अयोध्या मॉस्क गेट्स ऑल द लैंड क्लियरेंसेस। ठीक है, तो ये था आर्टिकल। इसमें मैंने बोला ना कुछ अलग से हटकर इन्फॉर्मेशन ये पढ़ने के लिए, बस इतनी सी बात ध्यान रखो, आने वाले समय पर इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। ना दोस्तों आते हैं थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। आपको मैंने थंबनेल में क्या मेंशन करके बता रखा है, चैट जीपीटी जो है यूपीएससी एग्ज़ाम में फेल हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे ये भाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई ये फेल हो चुका है तो इंसान की क्या बात है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही सोच सकते हो, लेकिन बात क्या है, यहाँ पे आप ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल देख पा रहे होंगे, है ना। बहुत सारे आर्टिकल इस टॉपिक को लेकर पब्लिश हो चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट चैट जीपीटी फेल्स यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट ने बताया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे चैट जीपीटी फेल्स यूपीएससी एग्जाम बाय 30%। फिर उसके बाद ऐसे और आर्टिकल पब्लिश हुए, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोज बिफोर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। फिर ऐसे यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी आर्टिकल भी बहुत सारे पब्लिश हुए हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मीम वगैरह भी निकल कर आए, है ना, ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। अब उसी के बेसिस पर हम समझते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या। सबसे पहली चीज़ आपको याद होगा कि मैंने चैट जीपीटी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता रखी है। ठीक है, चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी बेसिकली यहाँ पर कह सकते हो कि एक नया चैट बोट है। अब चैट बोट मतलब क्या है? देखो, जहाँ पर आप आराम से बातचीत कर पाते हो, है ना, यानी कि ऑटोमेटिक रिप्लाई आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जोमेटो पर कुछ ऑर्डर किया या कुछ कोई भी यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपने कुछ ऑर्डर किया, आप मैसेज करते हो तो तुरंत वहाँ से मैसेज आता ही नहीं आता है ना। तो आप कह सकते हो काफ़ी सारे लोग ना वहाँ पे क्या करते हैं, पीछे लोगों को हायर करते हैं जो कि आपकी क्वेरीज़ वगैरह सॉल्व करता है। लेकिन चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि आपसे बातचीत करेगा। यहाँ पे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, बैठकर चैट जीपीटी से खूब बातचीत कर सकते हो। बस ये बात यह है कि उसके पास ढेर सारी नॉलेज भरी हुई है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भरी हुई हैं। ठीक है, तो आप उसके साथ में बैठकर डिस्कशन कर सकते हो, किसी टॉपिक पर बातचीत कर सकते हो। यानी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास में चैट जीपीटी है तो। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो चैट जीपीटी क्या करता है, आप उससे क्वेश्चन पूछो उसका आंसर देगा, फिर एक क्वेश्चन पूछो आंसर देगा, ऐसी डिस्कशन को वो बढ़ाता चले जाएगा और हर एक टॉपिक के ऊपर आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो ये टेक्नोलॉजी है वो अभी रिसेंटली रिलीज़ होती है और मतलब चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो यूज़र्स हैं ना वो एकदम से बढ़ गए। इतने यूज़र्स किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था, बट यहाँ पे तुरंत के कह सकते हो 2-3 महीनों में बहुत अच्छी खासा मात्रा में जो यूज़र्स है वो पहुँच गए। इवन बड़े बड़े जो लोग हैं ना वो भी यहाँ पर इसकी चर्चा करने लगे, चैट जीपीटी की। गूगल भी चैट जीपीटी की चर्चा करने लगा। इवन गूगल को ये डर लगने लगा कि चैट जीपीटी हमें पछाड़ देगा। ठीक है, गूगल का फिर कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा, केवल चैट जीपीटी का यूज़ करेगा। इस चक्कर में गूगल अपना खुद का कुछ इस प्रकार से जो ये चैट जीपीटी है ना, इस प्रकार की चीज़ खुद भी बनाने लगा है कि अपनी खुद की यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके पास में भी होना चाहिए। सवाल यह है कि इसका यूजेज क्या है। देखो, बहुत सारा यूजेज है। आप कह सकते हो इससे कोई भी काम करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर अपना रिज्यूमे तैयार करवाना है, CV जिसको बोलते हो, आप उससे कह दो कि भाई मेरा CV तैयार कर दो, वो चैट जीपीटी आपका CV तैयार कर देगा। अच्छा, चैट जीपीटी मिलेगा कहाँ पर? तो कहीं मिलेगा नहीं। गूगल पर जाओ, चैट जीपीटी लिख दो, अपने आप में सबसे ऊपर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर जाना, रजिस्टर करना, एंटर हो जाओगे, सवाल पूछ सकते हो, वो जवाब देगा लगातार।
तो कहोगे इसमें क्या है, ऐसा तो डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं। हाँ, सवाल सही है आपका, लेकिन एक चीज़ ये समझना, गूगल पर जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो वहाँ पे सर्च करने के बाद उन चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। सर्च करने के बाद हज़ारों लिंक आते हैं, उसमें आप ढूंढोगे, उसमें से कंटेंट निकालोगे। मान लो आप, सपोज़ एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आप एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, ठीक है, एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो और उसके लिए आपको रिसर्च करनी है बहुत सारी, ठीक है। अब आपने क्या किया, गूगल पर नॉर्मल तरीके से क्या करोगे, वैसे नॉर्मल जो है, गूगल पर जाओगे, इस प्रोजेक्ट का टॉपिक सर्च करोगे, बहुत सारे लिंक आएंगे, हज़ारों लिंक आएंगे, थोड़े थोड़े लिंक ओपन कर करके देखोगे कहाँ कहाँ पर मटेरियल कैसा है, आपको 2-3 वेबसाइट पर कुछ अच्छा कंटेंट मिला तो आप सबको मिक्सअप करके थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा इधर से करके लिखने वाले हो। मतलब इसमें बहुत समय लगने वाला है। सर्च करने के बाद आपकी जो ब्रेन पावर है उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो कहोगे इसमें क्या है, चैट जीपीटी कुछ अलग है क्या? हाँ, चैट जीपीटी यहाँ से कुछ अलग हो जाता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मान लो आप अपना जो प्रोजेक्ट है आपको चैट जीपीटी से कवर करवाना है, तो क्या करोगे, सीधा चैट जीपीटी आप गूगल पर लिखोगे, लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना, रजिस्टर करना, ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद अपना प्रोजेक्ट डाल देना, बस। उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, आपको कुछ भी चीज़ इधर से उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी सीधा सीधा आपका प्रोजेक्ट बनाकर दे देगा। अब उसको उठाकर आपने लिख लेना है, जो भी करना है। कॉलेज का कोई एसे हो गया, आपका होमवर्क हो गया, ईमेल हो गया, सीवी हो गया, पार्टी प्लानिंग हो गई, कोई प्लानिंग वगैरह भी यहाँ पर वो चैट जीपीटी आराम से कर सकता है। यहाँ पे अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी सीधा सीधा यहाँ पर आपको आंसर प्रोवाइड करवा देगा। ये यहाँ पे ये है टेक्नोलॉजी। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। हालांकि यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशंस वगैरह भी हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि देखो अभी तक ना इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। जैसे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बायसनेस इसमें देखने को मिला है, क्योंकि होता क्या है ना, ये जो चैट जीपीटी इसमें इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, भरनी पड़ती है। तो मान लो यहाँ पर इसके पीछे कोई इंसान है, अब वो जो इंसान है ना वो यहाँ पर इसमें इन्फॉर्मेशन को डाल रहा है। अब उसकी जैसी सोच होगी, उस इंसान की जैसी थिंकिंग होगी, उसके हिसाब से वो कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देगा। तो बेसिकली यहाँ पर उसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन डालेगा ना, तो क्या होगा, चैट जीपीटी भी उसी प्रकार का जवाब देगा। तो यहाँ पर जो बायसनेस जैसी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ सकती हैं। ये कहीं ना कहीं इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, वो भी बताया गया है। फिर उसके बाद में अभी ये इंटरनेट से कनेक्ट भी नहीं है, ठीक है। इसमें इन्फॉर्मेशन अलग से डाली जाती है, उसके बाद यहाँ पर ये आपको अलग से इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है। काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं चैट जीपीटी के अंदर में, ठीक है। चैट जीपीटी को कैसे समझना है वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया है। तो कहोगे अब हुआ क्या, हुआ ये, भाई कितनी भी जानकारी हो यूपीएससी है देखो हुआ यहाँ पर ये, यूपीएससी का साल 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था ना, कौन सा वाला, साल 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, वो पेपर में हमारे प्रीलिम्स में, वैसे प्रीलिम्स मेंस होता है पता है सबको, प्रीलिम्स हमारा क्या है, 100 क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, एमसीक्यूज़। तो क्या हुआ, वो क्वेश्चन यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछे गए और लगातार यहाँ पे क्वेश्चन पूछते चले गए। और जब ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए ना, तो कुछ का जवाब दे पाया चैट जीपीटी और कुछ का नहीं दे पाया। अब चैट जीपीटी का यूपीएससी टेस्ट ले किसने लिया, तो एनालिटिका इंडिया नाम की एक मैगजीन है, उसने यहाँ पर इसका टेस्ट ले लिया चैट जीपीटी का। और टेस्ट के दौरान होता यह है, यूपीएससी 2022 की जो पेपर 1 वाली परीक्षा है, वो यहाँ पर जो पेपर 1 का खासकर सेट ए है ना, उसके जो 100 सवाल थे वो यहाँ पर डाल दिए। अब 100 सवाल में से चैट जीपीटी ने केवल और केवल 54 क्वेश्चंस का ही आंसर सही दे पाया और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर वो नहीं दे पाया, ठीक है। तो यही इसी वजह से यहाँ पर चर्चा है कि यूपीएससी एग्ज़ाम और ज़्यादा टफ हो गया कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहाँ पर पेपर नहीं दे पा रहा है। बट इसमें कुछ चीज़ आप देख सकते हो, देखो ये 2022 का हमने पेपर देखा था, 2022 का पेपर यहाँ पर डाला हुआ है। चैट जीपीटी 2021 तक ही क्या है, चैट जीपीटी 2021 तक ही, अभी इसमें जो डेटा है 2021 तक का भरा है। हालांकि एग्जामिनेशन में जो जो पुराने डेटा से क्वेश्चन थे वो तो यहाँ पर बता दें चैट जीपीटी ने, कुछ क्वेश्चन थे जो कि चैट जीपीटी भी नहीं बता पाया है, आप ऐसा कह सकते हो। आई होप गाइस आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। ये टॉपिक भी आने वाले समय पर बहुत चर्चा में रहने वाला है, तो इसको अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखना। चैट जीपीटी क्या है मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ा रखा है, आज मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू फिर से दे दिया है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आपको अचीव करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 11,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अच्छा, एक चीज़ और, काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि आज मैं संडे है ना, तो संडे में मॉर्निंग में इंडियन एक्सप्रेस का रिवीजन वाला वीडियो डालूंगा। काफ़ी सारे लोगों ने इंतज़ार भी किया।
तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं आज रिवीजन वाला वीडियो डाल नहीं पाया, लेकिन डाल दूंगा। जो पूरे सप्ताह का रिवीजन है ना, वो अभी देखो होली वाले दिन क्या होता है ना, एक दिन न्यूज़पेपर नहीं आता है, लेकिन आपको फिर भी वीडियो मिलेगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। अलग से अलग अलग आर्टिकल के वीडियो आपको मिल जाते हैं, जैसे मैं हर बार करता हूँ। तो उसी दिन मैं क्या करूँगा, रिवीजन वाला वीडियो भी आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, तो वहाँ पे आप रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, तो घबराओ नहीं, जो आपका पुराना वीडियो है वो भी अपलोड हो जाएगा आगे। अब देखो एक आर्टिकल होते हैं इस प्रकार के, अब इस वाले आर्टिकल को भी ध्यान में ज़्यादा रखना नहीं होता है, ऐसे पढ़ो और ऐसे हटा दो हेडिंग पढ़कर ही। अब क्या बात की जा रही है मैं आपको चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया विजिट करेंगे क्वाड की समिट से पहले। अभी क्वाड की समिट होने वाली है। क्वाड क्या है, 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए, ये 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जल्दी समिट होगा क्वाड का, जिसको ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। तो उस समिट के पहले ही आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भारत में विजिट करने वाले हैं और इंडिया में आएंगे। लगभग कह सकते हो, बताया ये जा रहा है मार्च में, लगभग 8 तारीख से 11 तारीख तक, सॉरी 8 से 11 नहीं, लगभग 19 मार्च के आसपास यहाँ पर ये इंडिया में ट्रैवल करने वाले हैं। 8-10 घंटे यहाँ पर घूमेंगे, बातचीत होगी और बातचीत होने के साथ साथ काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, जैसे कि हम लोग किस प्रकार से दोनों देश मिलकर डिफेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, इकोनॉमिक टाइज को इम्प्रूव कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल टाइज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इस पर और काम किया जा सकता है, उसको लेकर डिस्कशन किया जाएगा। तो मैंने जैसे बोला इन आर्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। क्यों बोला जा रहा है कैसे कैसे क्या होगा, वो आने वाले समय की बात है। बोला ये जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है ना एल्बनीज़, तो ये इंडिया आएंगे 8 मार्च को। 8 मार्च को भारत पहुंचेंगे और इंडिया और भारत का जो टेस्ट मैच है दोनों का, इसको यहाँ पे पीएम मोदी के साथ में बैठकर देखने वाला है। और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 19 मार्च को आएंगे। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो जब डिस्कशन होगा ना, तो उसके अगले दिन फिर से ये आर्टिकल पब्लिश होगा। ठीक है, उसके बाद अगले दिन फिर से आर्टिकल पब्लिश होते हैं। तो आपको अभी यहाँ पे पढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं कि क्या क्या होगा, केवल यहाँ पर प्रेडिक्शन की जा रही है कि हाँ ये हो सकता है। जब होगा तब देखा जाएगा, तब आपको बता दिया जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। ना यहाँ पे आता है अगला आर्टिकल। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है असम के मोइदम के बारे में। असम का जो मोइदम है ना, इसे यूनेस्को का हेरिटेज साइट का टैग मिलना चाहिए। इसको लेकर चर्चा बहुत पहले की गई थी, बट यहाँ पे बोला गया कि ये जो एरिया है ना, ये बिल्कुल फिट है यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यहाँ पर इसको टैग मिल जाना चाहिए। इस प्रकार की बातें यहाँ पर जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। हुआ क्या है पहले मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, क्योंकि रिसेंटली भी आर्टिकल चर्चा में था, फिर आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। पहली बात, असम के अंदर में ना क्या है, एक चराइदेव मैदान। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार से बोला है कि, और बोला है इन्होंने कि जो केंद्र सरकार उन्होंने रिसेंटली डिसाइड किया है कि जो चराइदेव मैदान है ना असम के अंदर में, ये जो मैदान है ये अहोम किंगडम को बिलोंग करता है। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलना चाहिए। और अभी यहाँ पर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टैग के लिए बिल्कुल पूरी तरह से फिट है। इसको लेकर चर्चा की गई है। सवाल यह है कि चराइदेव मैदान है क्या। इसको हम लोग बोलते हैं असम के पिरामिड। ठीक है, इनको हम लोग असम के पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। ये एक ओरिजिनल कैपिटल थी अहोम किंग्स की। जब यहाँ पर आप पिक्चर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वो पिक्चर देखने को मिल जाएगा चराइदेव मैदान का। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है वो बने हुए हैं, अंदर जैसे केव्स ही होती है ना, उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। अब थोड़ा हम समझते हैं इसके बारे में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असम के पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ना एक अपने आप एक इंपॉर्टेंट से सेंटर बना हुआ है अहोम किंगडम का। देखो अहोम किंगडम जो था ना, उनके लिए ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उन्हीं के यहाँ पर एक कैपिटल कहलाती थी और उस कैपिटल को हमने कई बार इधर से उधर मूव किया, बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जगह की तरह हम असम को देखते हैं। अभी देखो बोला यह जाता है, जो ये पिरामिड्स मैंने आपको दिखाए हैं, जिसको हमने बोला है चराइदेव मैदान, इसको किसने बनाया था? इसको बनाया गया था चौलुंग सुकपा के थ्रू, जो कि उस समय के डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो उन्होंने यहाँ पर इसको बनवाया था। ये कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर एक टाउन है शिवसागर टाउन, वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये स्थित देखने को मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो ये चराइदेव है ना, इसको हम लोग असम का पिरामिड क्यों बोलते हैं, पिरामिड्स ऑफ असम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि अहोम के जो बहुत सारे किंग्स थे ना, जो अहोम किंगडम था, वहाँ के कई सारे राजा थे, तो उनको यहाँ पर दफनाया गया।
कई सारी रानियों को यहाँ पर दफनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है, अहोम के गॉड के लिए यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है। इवन बोला यह जाता है कि इस प्रकार के लगभग 42 टॉम्ब्स ऐसे देखने को मिलते हैं। कितने? अहोम के समय के लगभग 42 टॉम्ब, 42 मैदम ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ना केवल किंग के हैं, क्वीन के भी यहाँ पर इस प्रकार के जो टॉम्ब्स हैं वो बिलोंग करते हैं, और जो कि इस प्रकार से चरादेव हिलॉक पर पूरी तरह से स्थित हैं, यानी असम के अंदर में स्थित हैं। ठीक है, अब इसका आर्किटेक्चर समझे तो एक मैसिव सा अंडरग्राउंड वॉल्ट है, मैंने आपको समझाया, अंदर जाने की जगह है। एक से ज़्यादा यहाँ पर चैम्बर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका डोम जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा जैसे गुंबद का शेप होता है ना, वैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पर अभी पिक्चर के अंदर देख लिया है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, जो अभी आपने देखा था पिक्चर में, इसी को ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देने के बारे में चर्चा की गई है। दुनिया भर में यहाँ पर लोग काफ़ी सारे इसको जानने भी लगेंगे, इसको एक अलग से सुरक्षा दी जा सकेगी, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी अगर इसको टैग मिलेगा तो अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिल्कुल ये एरिया फिट है इस टैग को देने के लिए, और इसको ये देना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये अहोम किंगडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अहोम किंगडम था क्या, पहले हम इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अहोम किंगडम की जब हम लोग बात करते हैं तो पहले हम समझेंगे फाउंडर के बारे में। तो चोलुंगसुकपा ये 13th सेंचुरी के रूलर हैं, जिन्होंने यहाँ पर इस पूरे अहोम किंगडम को बनाया था, अहोम किंगडम को फाउंड किया था। ठीक है, अहोम किंगडम वो किंगडम है जिसने असम के अंदर में 6 सेंचुरीज तक, यानी कह सकते हो 600 साल तक यहाँ पर रूल किया था, है ना, पूरे ज़मीन पर यहाँ पे रूल किया। लेकिन फिर बाद में ब्रिटिशर्स आ गए, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर उस एरिया को कब्जा लिया था 1986 में, एक ट्रीटी को साइन करवा के, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ यानदाबू। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान में रखना। बाकी अहोम किंगडम्स के पॉलिटिकल सेटअप की बात करें तो क्या होता है ना, अहोम ने एक पूरा का पूरा जो नया स्टेट है वो क्रिएट कर लिया था। यानी कि अहोम किंगडम जब बना तो इन्होंने अपना जो पुराना पॉलिटिकल सिस्टम चलता था, पुराना यहाँ पर लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम चलता था, उसको ख़त्म करके अपना एक नया सिस्टम बनाया। जो ये अहोम है, ये जो पूरा स्टेट है, ये खासकर फोर्स्ड लेबर के ऊपर डिपेंड हुआ करता था। जो लेबर है उसके ऊपर मेनली यहाँ पर ये एरिया डिपेंडेंट था। ठीक है, और जिनको फोर्स करके काम करवाया जाता था स्टेट के लिए, उनको पाइक्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रखना, उनको पाइक्स भी बोला जाता है। अहोम सोसाइटी के बारे में बात करें तो अहोम सोसाइटी अलग अलग क्लान्स के अंदर में बटी हुई थी, जैसे वंश होता है ना, इस प्रकार से क्लान्स में बटी हुई थी। और जो भी एक क्लान होता था वो कहीं ना कहीं कई सारे गांवों को कंट्रोल करता था, कई सारे विलेजेस को कंट्रोल करता था। अहोम यहाँ पे अपने जो ट्राइबल गॉड्स हैं उनकी पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हिंदू रिलीजन को भी एक्सेप्ट किया हुआ था। ठीक है, हिंदू रिलीजन के साथ साथ आसमीज़ लैंग्वेज भी यहाँ पर वो एक्सेप्ट करते थे। उसके बाद अहोम किंग्स की बात करें तो इन्होंने देखो हिंदू रिलीजन को तो एक्सेप्ट किया, एडॉप्ट किया, उसके बाद भी यहाँ पे जो अपनी बिलीव्स थी, अपनी जो यहाँ पर ट्रेडिशनल बिलीव्स थी, उसको कभी छोड़ा नहीं है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर अहोम राजाओं की ना अपने आप पे एक मिलिट्री स्ट्रेटजी हुआ करती थी। जैसे अहोम किंग कहीं ना कहीं एक सुप्रीम कमांडर हुआ करते थे अपनी पूरी मिलिट्री के। अहोम किंग ना अपने हिसाब से यहाँ पर पूरी तरह से मिलिट्री को मैनेज कर रहे थे, और इनका मैनेज करने का तरीका बिल्कुल अलग था। जितने भी स्टेट फोर्सेस उस समय पर हुआ करती थी, लड़ाई के समय पर, युद्ध के समय पर, उस समय अहोम किंग खुद से यहाँ पर चीज़ों को लीड किया करते थे। और जो पाइक्स होते हैं ना, पाइक्स जो अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर फोर्स लेबर के बारे में, जो जिनसे काम करवाया जा रहा है ना, जो पाइक्स हैं ये एक मेन आर्मी हुआ करते थे इस स्टेट के। वैसे पाइक्स 2 प्रकार के हुआ करते थे, एक सर्विंग, एक नॉन सर्विंग। एक तो यहाँ पे लगातार सर्व कर रहे हैं आर्मी में, एक यहाँ पे नॉन सर्विंग है, जब ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ पर उनको बाद में बुलाया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अहोम आर्मी की जब आप लोग पूरा यूनिट देखोगे ना, तो इसमें पैदल चलने वाले यहाँ पर सैनिक हैं, नेवी है, आर्टिलरी है, एलिफेंट है, यानी हाथी पर चलने वाले लोग हैं, घोड़े पर चलने वाले लोग हैं, जासूसी करने वाले लोग हैं, सब तरीके के यहाँ पर लोग आपको देखने को मिल जाते हैं अहोम आर्मी के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में जो इनके वेपन्स से मेन हथियार का जो यूज़ करते थे, वो जैसे धनुष बाण हो गया, तलवार हो गया, है ना, गन्स हो गई, तोप हो गया, इन चीज़ों का यहाँ पर ज़्यादातर ये लोग यूज़ किया करते थे। और इनकी एक टेक्निक भी थी। अहोम क्या करते थे ना, अपने दुश्मन के कैंप में एक जासूस को भेज दिया करते थे, ताकि दुश्मन की जो ताकतें हैं उसको हम थोड़ा समझ सकें, और समझने के बाद में हम अपनी वॉर स्ट्रेटजीज़ को उसी प्रकार से तैयार करते थे ताकि यहाँ पर एक जीत हासिल हो सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये काम चला। फिर अहोम सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे, या कह सकते हो उनको महारत हासिल थी गोरिल्ला फाइटिंग के अंदर में। गोरिल्ला फाइटिंग क्या होती है, हम जैसे तैसे अपने एरिया में जो एनिमीज़ है उसको घुसने देते हैं कि भैया आ जाओ, एंटर कर जाओ हमारे एरिया में।
फिर उसके बाद में अब उससे सारा कम्युनिकेशन जितना भी है वो कट ऑफ करना और उसके बाद में यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करना, कह सकते हो एक सरप्राइज अटैक करना। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गुरिल्ला फाइटिंग है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा माहिर हुआ करते थे। प्लस अहोम किंगडम के समय पर बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट किले हैं, जो फोर्ट्स हैं, वो यहाँ पर बने रहे। जैसे कह सकते हो कि चामधारा हो गया, सरायघाट हो गया, सिमलागढ़ हो गया, देन उसके बाद में कलियाबार हो गया, कजली हो गया, पांडु हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में कह सकते हो इन्होंने यहाँ पर चीज़ों को सीखा कि कैसे ब्रह्मपुत्रा पर हम लोग बोट ब्रिजेस को बना सकते हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग एक अल्टीमेट लेवल पर थी। धीरे धीरे यहाँ पर इन्होंने अपनी जो आर्मी उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। अलग अलग जो फोर्ट बनाए गए थे, जो किले थे ना, उसमें एक सरायघाट भी किला था, मैंने आपको बताया। और सरायघाट पर एक बैटल भी होती है, एक युद्ध भी होती है, जिसको हम लोग बैटल ऑफ सरायघाट के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ सरायघाट कहाँ पर लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ सरायघाट लड़ा गया था ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी में 1671 के आसपास। और बोला यह जाता है ये अपने आप में एक सबसे बड़ा नेवल बैटल है, जो कि यहाँ पर एक नदी पर लड़ा जा रहा था। और यहाँ पर अहोम्स की जीत हुई थी मुगल्स को लेकर। ठीक है, मुगल्स के ऊपर अहोम्स की यहाँ पर जीत हुई थी, आप ऐसा कह सकते हो। मुगल्स को कई बार हराया यहाँ पर अहोम्स ने। बाकी मैंने आपको बता दिया 1826 से पहले लगभग 600 साल तक आप कह सकते हो इन्होंने रूल किया असम के अंदर में। फिर उसके बाद में इन्हीं से संबंधित जो ये टॉम्ब है, जो ये एरिया हैं, जो मैंने आपको दिखाए हैं, जो पिरामिड्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड हैं, उसी को यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग देने के बारे में चर्चा की गई। आर्टिकल रेलिवेंट है, इतनी बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल बात करता है स्क्रब टाइफस के बारे में। आपने स्क्रब टाइफस का नाम पहले सुना होगा, अच्छा नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज यहाँ पर आप इसके बारे में अच्छे से जान पाओगे। स्क्रब टाइफस है क्या? देखो, स्क्रब टाइफस बेसिकली एक बीमारी है, उसका एक सोल्यूशन यहाँ पर निकाला गया है। उसी को लेकर साइंस एंड टेक के पेज पर एक आर्टिकल है। आपको पता होगा संडे है, संडे में ना हमारे कोई एक्स्ट्रा आर्टिकल नहीं आते, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं आता, केवल साइंस एंड टेक का पेज रहता है ना। तो साइंस एंड टेक के पेज पर कुछ साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जिसमें आज यहाँ पर स्क्रब टाइफस से रिलेटेड ये आर्टिकल आपको देखने को मिल जाता है। बोला जा रहा है जो ये बीमारी है ना, इस बीमारी से वैसे तो ज़्यादातर लोगों की मृत्यु ही हो जाती है, लेकिन अगर किसी को बचा सकते हो तो उसके लिए एक थेरेपी की आवश्यकता है। और वो थेरेपी कॉम्बिनेशन थेरेपी चाहिए होगी, यानी 2 दवाइयों का यहाँ पर यूज़ करके उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको एकदम से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एकदम से खिचड़ी पक जाएगी। पहले आपको समझना होगा ये स्क्रब टाइफस एग्जैक्टली क्या है। तो स्क्रब टाइफस एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि इंसान की जान ले ले। ये कैसे होता है? एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ओरेंटिया सुसुगामुशी। तो ये इस बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं कह सकते हो एक बहुत खतरनाक हेल्थ थ्रेट है, लोगों की जान को खतरा है पूरे साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में। और इंडिया में भी इस प्रकार के स्क्रब टाइफस के जो केसेस है वो देखने को मिल जाते हैं। अभी मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, उस डेटा के माध्यम से आपको और एक अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। स्क्रब टाइफस को लेकर मैंने आपको बताया ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो बैक्टीरिया का नाम मैंने आपको बता दिया है, या अलग से नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसको प्लीज़ अपने नोट्स में ज़रूर से इंक्लूड कर लेना। बोला जा रहा है जो बैक्टीरिया ये कैसे होता है, ये होता है फ्ली चिगर्स के माध्यम से। अब ये चिगर या फ्ली क्या होता है? जैसे कि मान लो ये कीड़े हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें फ्ली की ना, तो फ्ली एक छोटा सा कीड़ा है जो कि क्या करता है, जानवरों का खून चूस कर जिंदा रह पाता है, या फिर यहाँ पर ह्यूमन ब्लड की वजह से वो जिंदा रह पाता है। इसी प्रकार का यहाँ पर ये कीड़ा देखने को मिलेगा, चिगर, है ना। ऐसे यहाँ पर कुछ और कीड़े देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से, जिसके काटने की वजह से जो ये बीमारी है स्क्रब टाइफस वो फैलती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं इस बीमारी के लक्षण की। तो इसमें बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, शरीर में दर्द हो गया, और कई बार बॉडी के ऊपर रैशेस हो जाते हैं, लाल लाल कलर के छत्ते पड़ने लगते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बीमारी कहाँ कहाँ पर अकर होती है, कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना, जापान, इवन इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ देश हैं। यहाँ के रूरल एरियाज़ में जो खासकर गांव वाले एरिया है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस प्रकार के केसेस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ये है कि ट्रीटमेंट वगैरह क्या है? तो कोई ट्रीटमेंट, कोई वैक्सीन अभी इसका अवेलेबल नहीं है। ये इसकी एक प्रॉब्लम वाली बात भी कह सकते हो। ठीक है, तो स्क्रब टाइफस तो आपको समझ में आ गया, एक इन्फेक्शन जो कि कीड़े के काटने की वजह से हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये बताओ टाइफस होता क्या है? देखो, टाइफस एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ही एक पूरा ग्रुप है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे एपिडेमिक टाइफस, स्क्रब टाइफस और मॉरिन टाइफस। ये अलग अलग टाइफसेस के नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब एपिडेमिक टाइफस के बारे में पढ़ोगे तो कैसे होता है? बॉडी लाइस की वजह से, जो बॉडी जूं होती है ना, उसकी वजह से यहाँ पर ये बीमारी फैलती है। स्क्रब टाइफस होता है, ये मैंने आपको बता दिया, एक बैक्टीरिया की वजह से। और वो बैक्टीरिया कौन फैलाता है? चिगर्स फैलाते हैं। गर्मी में जो कीड़े भागते हैं ना, वो यहाँ पर इस बीमारी को फैलाते हैं।
ऐसी मॉरिन टाइफस किसकी वजह से होता है? ये फैलाते हैं फ्लीज मतलब छोटे कीड़े, छोटे इंसेक्ट्स जो कि कहीं ना कहीं इंसान या फिर जानवर का खून चूसकर जिंदा हैं। तो ये आपको टाइफस के बारे में समझ में आ गया होगा। इवन एक डेटा बताता है कि जो नेपोलियन की आर्मी थी ना, ये भी कहीं ना कहीं एपिडेमिक टाइफस की वजह से इन्फेक्ट हो गई थी। पहली वाली एपिडेमिक टाइफस की वजह से इन्फेक्ट हो गई थी जब नेपोलियन की आर्मी ने रशिया के ऊपर इन्वेजन किया था, रशिया के ऊपर अटैक किया था 1812 के अंदर में। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो ये बीमारी का जिक्र बहुत लंबे समय से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय पर इस बीमारी को लेकर जो मॉर्टेलिटी रेट है ना, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुका है। यानी कि लोगों की मरने वाले लोगों की जो संख्या है ना, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है। इवन ये मेंशन किया गया। तो क्वेश्चन यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन यहाँ पर समझेंगे। तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक नया सोल्यूशन है, वो है कॉम्बाइन थेरेपी। अब वो क्या है समझते हैं। तो बोला ये गया कि इंडिया भी ना कहीं स्क्रब टाइफस डिजीज़ का एक हॉटस्पॉट है। ये जो बीमारी है इसका हॉटस्पॉट भारत भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर हॉटस्पॉट देखने को मिलता है। एक ऐसा एरिया जहाँ पर ऐसे केसेस बहुत सारे हैं। तो बोला गया कि लगभग 2014 की एक स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि जो मोर्टिलिटी रेट है ना इस बीमारी की वजह से, वो बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होता है, इंसान का ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है, जो बॉडी के अंग है ना वो काम करने बंद कर जाते हैं, और ऐसे कई सारे केसेस निकल कर आए हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें कॉम्बिनेशन थेरेपी देनी होगी। कॉम्बिनेशन थेरेपी में 2 दवाइयों का यूज़ करना है। अभी तक क्या कर रहे थे हम, केवल एक दवाई का ही यूज़ कर रहे थे। इनमें से अगर एक दवाई का यूज़ करोगे तो कोई सोल्यूशन नहीं है, दोनों का साथ में यूज़ करोगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से एक सोल्यूशन निकल सकता है, वो यहाँ पे बताया गया। अच्छा, वो कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या है? तो बोला गया डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन। ध्यान रखना, डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन, ये दोनों अगर आप कंबाइनली प्रोवाइड करवाते हो किसी व्यक्ति को, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। जबकि मोनोथेरेपी कहीं पर भी इतनी कारगर साबित नहीं हो पाई है। मोनोथेरेपी मतलब आप इनमें से किसी एक दवाई का यूज़ कर रहे हो, एक दवाई का यूज़ नहीं करो, दोनों दवाइयों का यूज़ करो। दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे तो बहुत जल्दी यहाँ पर बीमारी ठीक हो सकती है। बोला जाता है इसमें पोटेंशियल है कि कहीं ना कहीं लोगों की जान बचा सकती है, और कई बार इसने हज़ारों लोगों की जान भी बचाई है। तो अभी भी यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकता है कंबाइन थेरेपी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा स्क्रब टाइफस क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे यहाँ पर लोगों की जान बचाई जा सकती है स्क्रब टाइफस से। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नौ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन आपका जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस आर्टिकल में कुछ हटकर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस जो आर्टिकल में मेंशन है इतना ही आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कैसे सवाल यहाँ से बन सकता है। तो बात क्या की जा रही है कि जो सी हॉर्सेस होते हैं, आपने यहाँ पर सी हॉर्सेस के बारे में सुना होगा, दरियाई घोड़ा के बारे में, जो समुद्र के अंदर यहाँ पर इस प्रकार की फ़िश पाई जाती है ना, उसका शेप थोड़ा घोड़े जैसा है ना, तो इस चक्कर में उसको हम लोग सी हॉर्स के नाम से जानते हैं कि यहाँ समुद्री घोड़ा। ठीक है, अब बात ये बोली जा रही है कि पिछले कुछ समय पर, और मैंने आज से 2 दिन पहले इस प्रकार का टॉपिक पढ़ाया भी था कि ओवर फिशिंग के नुकसान क्या हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग हो रही है, एक हद से ज़्यादा मछली को पकड़ा जा रहा है, और मछली को पकड़ने के बाद में बेचा जा रहा है। जो भी अपना ज़िंदगी जो चला रहे हैं लोग, वो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कभी कभी ओवर फिशिंग कर रहे हैं। अब जब ओवर फिशिंग हो रही है ना, तो इसकी वजह से बोला यह जा रहा है कि जो सी हॉर्सेस हैं, ये इनकी भी जान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता जा रहा है। और ऐसे सी हॉर्सेस की जो प्रजातियां हैं, लगभग दुनिया में लगभग 46 प्रजातियां पाई जाती हैं, और इनमें से 12 प्रजातियां ना कह सकते हो पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाती हैं, और 12 में से 9 प्रजातियां इंडिया में पाई जाती हैं, इंडिया के समुद्र वाले रीजन में। तो उसमें से एक प्रजाति ये है जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में है। कहाँ पर है? एक वल्नरेबल स्पीशी है। वल्नरेबल स्पीशी का मतलब इसकी संख्या ऑलरेडी काफ़ी हद तक कम होती जा रही है, इसको एक सुरक्षा देने की ज़रूरत है। लेकिन कह सकते हो कि ओवर फिशिंग की वजह से इनके ऊपर एक भारी भरकम नुकसान पहुंच रहा है। पहले तो ये सी हॉर्स कहाँ पे मिलते थे? ये पाए जाते थे पहले कोरोमंडल कोस्ट पर। अब कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है? मैं आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसा आप यहाँ पर नीचे से इंडिया का मैप को इस प्रकार से ड्रॉ करते हो ना नीचे से, तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल ये तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब होता यहाँ पर यह कि तमिलनाडु जो है ना, यहीं पर कोरोमंडल कोस्ट आपको नज़र आता है। यहाँ पर समुद्र है, ये कोरोमंडल कोस्ट नज़र आता है। और जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाओगे, ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया है ना, पूरा का पूरा ये समुद्र बे ऑफ बंगाल हो गया। ये ऊपर जाओगे तो यहाँ पर ओडिशा पड़ेगा, यहाँ पर ओडिशा पड़ेगा। तो बोला ये जा रहा है कि जो ये समुद्री घोड़े हैं ना, यानी कि सी हॉर्सेस हैं, जो खासकर ये सी हॉर्सेस यहाँ पर पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे ओवर फिशिंग बहुत ज़्यादा हुई है। एक हद से ज़्यादा यहाँ पर मछलियों को पकड़ा गया, और उसके चक्कर में जाल में यहाँ पर ये भी फंस जाया करते थे, और इनकी संख्या वैसे पहले बहुत कम थी, वल्नरेबल स्पीशी है, और अब ये और ख़त्म हो रहे हैं।
तो आने वाले समय पर हो सकता है कि ये वाले जानवर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं। लेकिन आप देखोगे हुआ क्या कि अब जब ये जानवर को इतनी परेशानी हो रही है तो यहाँ से शिफ्ट होकर माइग्रेट करके ये इस वाले रीजन में यानी ओडिशा के कोस्टल रीजन में पहुँच चुके हैं। तमिलनाडु के समुद्रल रीजन से निकलकर ये ओडिशा के कोस्टल रीजन में पहुँच चुकी हैं ये वाली मछलियाँ, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उस एरिया में ओवर फिशिंग नहीं हो रही है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये यहाँ पर पूरी की पूरी स्टडी की गई है। अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है ये पूछा जा सकता है, तो इसका साइंटिफिक नेम है हिप्पोकैम्पस कैलोगी। क्या नाम है? हिप्पोकैम्पस कैलोगी इसका साइंटिफिक नेम है। कई बार यहाँ पर जो जाल होता है ना जिसमें मछली पकड़ते हैं, उस जाल में यहाँ पर ये पाया गया है पकड़ा हुआ, ऐसा यहाँ पर बोला गया। लेकिन पिछले कुछ समय पर ये सी हॉर्सेस माइग्रेट कर चुके हैं। हमारे पास में 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो इंडिया के कोस्टल रीजन सीजन में, कोस्टल जो सिस्टम है ना पूरा समुद्र का जो तट वाला रीजन है, वहाँ पर 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उनमें से एक प्रजाति ये वाली है जो कि बहुत ज़्यादा खतरे में है। इसका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत लंबा ये माइग्रेट कर रहे हैं इस समय पर। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान में रखना है? इसका साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, यहाँ पर ये वल्नरेबल स्पीशी है, ये मैंने आपको बता दिया है। तीसरा, मैंने आपको बताया इस प्रकार की जो सी हॉर्सेस की प्रजाति हैं, दुनिया में 46 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 12 प्रजातियाँ केवल इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाती हैं और 12 में से 9 प्रजातियाँ केवल इंडिया के तट वाले रीजन में, कोस्टल रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी रिसर्च थी जिसके बारे में आपने पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नवा एक छोटा सा आर्टिकल है, फटाफट इसको भी कवर करते हैं। वैसे इस आर्टिकल के बेसिस पर मैं एक दूसरा आर्टिकल आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या है ना, बंजारा कम्युनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, अब कुछ दिन पहले ये आर्टिकल आया था, हमने इसको कवर नहीं किया था, तो आज हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एक चांस मिला इसको कवर करने का, तो आप यहाँ पर इस चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो, क्वेश्चन बन सकता है। जब बात करते हैं बंजारा कम्युनिटी की, तो अभी हाल ही में ये चर्चा में थी कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि जो हमारी केंद्र सरकार है, इन्होंने यहाँ पर कह सकते हो कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है संत सेवलाल महाराज। ठीक है, तो इनकी लगभग 284th जो बर्थ एनिवर्सरी है वो यहाँ पर सेलिब्रेट की थी। तो इस वजह से बंजारा कम्युनिटी चर्चा में है। तो कहोगे ये जो महाराज जी चर्चा में थे, इनकी 284th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया, इनका बंजारा कम्युनिटी से क्या लेना देना? तो बंजारा कम्युनिटी के एक रिलीजियस लीडर थे ये, इस वजह से यहाँ पर ये कम्युनिटी चर्चा में थी। चलो समझते हैं बंजारा कम्युनिटी के बारे में। सबसे पहली चीज़, जो ये कम्युनिटी है ना, ये अलग अलग ग्रुप से मिलकर बनी हुई है। पूरे इंडिया में ये कम्युनिटी पाई जाती है और ज़्यादातर अगर आपको यहाँ पर इन कम्युनिटी को देखना है तो कहाँ पर जाना पड़ेगा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के कुछ राज्यों में सबसे ज़्यादातर कम्युनिटी बंजारा कम्युनिटी वहीं पर पाई जाती है। ये कम्युनिटी धीरे धीरे हमारे देश में पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं, अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं, आप कह सकते हो। बाकी ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तो गोर बोली यहाँ पर ये बोलते हैं। इसको हम लोग लंबादी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भाषा यहाँ पर इनके थ्रू बोली जाती है। ये जो भाषा है ना, ये इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है। दूसरी बात, बंजारा जो पीपल हैं, ये एक त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। तीज का जो त्यौहार होता है वो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, जो अगस्त के महीने में आता है। और इस फेस्टिवल पे क्या होता है, जो यंग अनमैरिड बंजारा गर्ल्स हैं, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है, जो वो गर्ल्स देखने को मिलती हैं, वो यहाँ पर एक अच्छे हस्बैंड के लिए कह सकते हो प्रे करती हैं इस त्यौहार पर। फिर उसके बाद में फायर डांस और चारी, ये 2 ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो कि बंजारा पीपल परफॉर्म करते हैं। तो ये डांस फॉर्म भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो बंजारा कम्युनिटी के बारे में केवल ये 4-5 लाइनें आपको ध्यान में रखनी होंगी। दूसरी बात, मैंने बोला संत सेवलाल महाराज जो कि यहाँ पर बंजारा कम्युनिटी के एक लीडर थे, तो इनकी 284th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। तो इस वजह से यहाँ पर इनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए। जैसे इनको हम लोग यहाँ पर एक सोशल रिफॉर्मर और स्पिरिचुअल टीचर की तरह देखते हैं। ये हमारे देश में कई सारी जगह पर ट्रैवल करे और ख़ासकर जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, जंगल में रहने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कदम उठाए। उनको एक अच्छा सर्व करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कदम उठाए। इवन बोला ये जाता है कि इनकी जो नॉलेज है ना, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर थी, बहुत अलग से हटकर इनके पास में नॉलेज थी, बहुत सारी स्किल्स थी, है ना। एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड था आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथी में। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये सक्षम थे, क्योंकि लोग विश्वास भी करते थे, और सक्षम ये भी थे कि काफ़ी सारी चीज़ें ना ट्राइबल कम्युनिटीज़ में झूठ मूठ भी फैली हुई हैं, काफ़ी सारे अफवाहें, काफ़ी सारी कह सकते हो अंधविश्वास जो है वो काफ़ी कुछ फैला हुआ था इस कम्युनिटी के अंदर में। तो उन चीज़ों को यहाँ पर ये दूर करने में काफ़ी बड़े सक्षम व्यक्ति रहे थे, ऐसा भी यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर बंजारा कम्युनिटी और इन व्यक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आज के सारे आर्टिकल। आई होप गाइज आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी होगी। उसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर में कुछ खास काम की बातें नहीं है। बट आज मैं सोच रहा था वीडियो ना लेकर आओ, लेकिन फिर मैंने सोचा मॉर्निंग वाला वीडियो भी नहीं आया है, फिर सब लोग समझेंगे यार आज हमारा दिन बेकार हो गया है। तो कोई बात नहीं, हमने सेशन को कंडक्ट कर लिया है, जो भी चीज़ें थी काम की वो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली हैं।
उसके बाद में PDF वगैरह में चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले सवाल को देखते हैं। जो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव है फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, इसको कौन मैनेज करता है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक यहाँ पर इस फंड इनिशिएटिव को मैनेज करता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो गाइज़ यहाँ पे करते हैं हम लोग अपने सेशन को एंड। और आपको पता है संडे है, संडे में हम लोग कोई भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन वगैरह, मतलब प्रीलिम्स का तो ले लिया है, खैर मेंस का कोई क्वेश्चन नहीं लेते हैं। तो कल भी कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने सेंड किया था तो मैंने उसको पिन कर दिया था, आप उसको अटैम्प्ट कर सकते थे। नहीं किया तो आप अटैम्प्ट करना। और बाकी इतना ही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।